नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा योंगजो खुदकुशी कर लेती है, शिंजुयुक और चिंदी लौंडा साथ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि आका का असली टारगेट हमारा चिंदी लौंडा है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी मोमेंट से होती है जब कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना पुराना नाम यानी कि जे हुई देखकर सुयल का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है, इसे मेरा नाम कैसे पता चला। तभी अचानक से उसके सिर में जोर से दर्द होने लगता है और फिर से बिना हिप्नोटाइजेशन के वो अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले सपनों की दुनिया में चला जाता है। वो फट से दरवाजा नंबर 1002 के पास पहुँचता है और नंबर देखकर उसे योंगजू की बात याद आती है। आज की तारीख क्या है? और यहाँ पर सुयल को पता चलता है कि दरवाजे पर लिखा नंबर कोई नॉर्मल नंबर नहीं बल्कि तारीख को रिप्रेजेंट करता है। 1002 का मतलब गांधी जयंती, मेरा मतलब है 2 अक्टूबर है। 10 महीने को रिप्रेजेंट करता है यानी कि अक्टूबर, और 02 तारीख यानी कि अक्टूबर माह की दूसरी तारीख। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा उसके पुराने घर में ही खुलता है जहाँ इसका बाप इसे मारा करता था, पर इस बार नजारा कुछ अलग होता है। पीली रेनकोट पहने योंगजू सामने खड़ी है और सुयल के पापा जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़े हैं। जिस चाकू से उन्हें जख्मी किया गया है वो बगल में ही पड़ा है और रेनकोट और हाथ में खून लगा है। सुयल फिर से योंगजू की तरफ देखता है, पर इस बार योंगजू के बजाय वो जे हुई यानी कि छोटा सुयल होता है। ये देखकर सुयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं हूँ, मैं अपने बाप को ही क्यों मारूंगा। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ। उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और वो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर। सुयल अपने पुराने घर जहाँ आग लगी थी उसके बारे में सर्च करके एक आर्टिकल पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि हत्या को छुपाने के लिए घर में आग लगाई गई थी। घर के अंदर से मिले जले हुए मृत शरीर में 12 जगह चाकू से घोंपने के निशान मिले और सदमे की वजह से मृत इंसान के 13 साल के बेटे की कुछ समय की याददाश्त चली गई है। अब सुयल पूरा पागल। वो घर जाते वक्त अपनी धन्नो की सवारी करते हुए उस आर्टिकल के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि माँ ने इसे बताया था कि इसके बाप की मौत आग लगने की वजह से हुई है, पर वो तो एक मर्डर था, तो माँ ने झूठ क्यों बोला। वो माँ को कॉल करने लगता है पर माँ कॉल रिसीव नहीं करती। सच्चाई जानने की बेचैनी में वो अपनी धन्नो को तेज करके फटाफट घर पहुँचता है, पर इसका लक इतना अच्छा है कि बेचारे को घर में माँ मिलती ही नहीं। वो फिर से माँ को कॉल करता है पर पता चलता है कि माँ ने तो अपना फोन घर के ड्रॉर में ही छोड़ दिया। एंड गेस व्हाट, उसी ड्रॉर में माँ की अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी वाली दवा और रिपोर्ट्स रखे होते हैं, जो देखकर सुयल भी जान चुका है कि माँ को अल्जाइमर है। अब सुयल और भी ज्यादा परेशान। वो दौड़कर डोंगयुल के रूम जाता है और फिर दोनों मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। सुयल तो पुलिस तक को माँ की खोज में लगा देता है। ओहो, देख रहे हो बंदे की पावर। इसे ही कहते हैं अपने पावर का सही इस्तेमाल। दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ पुलिस मेरे जेब में। एक मिनट, ये सब मैं क्या बक रही हूँ। अरे बेवकूफ औरत, माँ खो गई है, उस पर फोकस कर, फोकस। तभी घोंचू डोंगयुल का कॉल आता है और पता चलता है कि माँ मिल चुकी है। माँ अपने पुराने दुकान यानी कि वो जगह जहाँ सुयल अपने भले मानुस को साइको और पुलिस से छुपाने के लिए लाया था, उसी के सामने बैठी होती है। वो बोलती है, हमारा दुकान कहाँ चला गया? मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं था। हमारे दुकान की जगह ये लोग जूते क्यों बेच रहे हैं? डोंगयुल बोलता है, ये सब तुम क्या बोल रही हो माँ? 10 साल पहले हमारा दुकान यहाँ हुआ करता था। माँ बोलती है, 10 साल? 10 साल हो भी गया? डोंगयुल बोलता है, माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम मुझे डरा रही हो। तभी सुयल दौड़ता हुआ वहाँ आता है। वो अपनी जैकेट उतारकर माँ को पहनाता है क्योंकि ठंड बढ़ रही है और डोंगयुल से पूछता है क्या हुआ। डोंगयुल रोते रोते बोलता है, सुयल माँ बहुत अजीब हरकतें कर रही है। सुयल माँ का हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, माँ चलो घर चलें। उसके बाद ये लोग माँ को लेकर घर आते हैं और पूरा ख्याल रखने लग जाते हैं। सुयल तो 1 मिनट के लिए भी माँ को नहीं छोड़ रहा होता। रूम से बाहर का कोई भी काम जैसे कि माँ के लिए पानी गर्म करना और इधर उधर की चीजें सब कुछ डोंगयुल कर रहा होता है। Cause right now अपना चिंदी लौंडा इज सच अ छोटा लिटिल बेबी जो अपनी माँ को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि माँ बीमार है।
माँ बोलती है क्या हो गया तुम्हें? सुयल बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ बोलती है ये कोई सेलिब्रेट करने की चीज तो है नहीं जो मैं तुम्हें बताती, वैसे भी मैं ठीक हूँ। सुयल अपने हाथ पर सिर रखकर बोलता है डॉक्टर ने क्या कहा माँ, तुम्हें इस बारे में कब पता चला? माँ बोलती है 1 महीने से ज्यादा हो गया, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? अगर तुम चले गए होते तो ये सब नहीं देखना पड़ता ना। मेरी चिंता मत करो, अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए एक घर ढूंढो। सुयल बोलता है क्या? इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने को बोल रही थी? इसलिए तुम बार बार मुझसे पूछ रही थी कि नया घर खरीद कर मैं यहाँ से कब जाऊँगा? मैं तो बहुत मतलबी हूँ ना, इसीलिए तुम चाहती थी कि तुम्हारी हालत जाने बिना ही मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊँ, है ना? माँ बोलती है मैं तुम्हें रोक कर नहीं रखना चाहती, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। मैंने तुम्हें इसलिए अपने परिवार में शामिल नहीं किया कि आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊँ। माँ होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम कितने होनहार बच्चे थे, पर तुम्हें कॉलेज भी नहीं भेज पाई। खैर जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए और बोझ नहीं बनना चाहती। और तुम परेशान मत हो, मैंने पैसे बचाए हैं और वृद्ध आश्रम भी देख रखा है, इसीलिए अब तुम मेरा बोझ उठाने की सोचना भी मत, ठीक है? और लेट जाती है। सुयल इमोशनल होकर बोलता है तुम मेरे लिए कभी भी बोझ नहीं थी माँ, कभी नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे पनाह दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। और इतना बोलते बोलते वो रोने लगता है। फिर चुप होकर बोलता है माँ तुम आराम करो, और उठकर वहाँ से चला जाता है। सुयल अपने बाथरूम में आकर रोने लगता है और माँ भी अपने रूम में लेटी लेटी रोने लगती है। अगले दिन सुयल माँ के रूम आता है तो माँ वहाँ नहीं होती। सुयल बहुत परेशान हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है सुयल। माँ वहीं बैठी होती है। सुयल राहत की सांस लेता है। माँ उसे अपने पास बुलाकर बैठाती है और बोलती है तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लो। सुयल पूछने लगता है माँ तुम अपनी दवा समय पे ले रही हो? अगली बार डॉक्टर से मिलने कब जाना है? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ बोलती है ओहो ये सब नहीं, अपने बारे में पूछो। तुम्हारा बचपन, तुम्हारे इस परिवार का हिस्सा बनने से पहले। मुझे नहीं पता कि मेरी यादें कब तक मेरा साथ देंगी, इसीलिए तुम्हें जो पूछना है अभी पूछ लो। मतलब माँ समझ गई है कि सुयल अपने बचपन को लेकर परेशान है। वाह यार, ये माँ तो क्या ही बोलूं मैं, माँ सच में माँ होती है और ये माँ तो बेस्ट माँ है। अब तक मैंने जितने भी कोरियन ड्रामास देखे हैं ना, ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट माँ है। बट मैं इन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो मेरी माँ है। एनीवे, बहुत ज्यादा मेलोड्रामा हो गया, तो अब एपिसोड पर आते हैं। सुयल बोलता है माँ तुम्हें डर नहीं लगा? माँ बोलती है क्या? सुयल बोलता है हो सकता है मैंने ही अपने पापा को मारा हो। तुमने मेरी परवरिश करने की कैसे सोची? माँ बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? सुयल रोते रोते बोलता है माँ मेरे पापा, क्या मैंने सच में उन्हें मारा है? ये सुनकर माँ इमोशनल हो जाती है और उस समय के बारे में सोचने लगती है जब छोटे डोंगियोल को छोटा सुयल यानी कि जे हुई अधमरी हालत में मिला था। जे हुई की आंखें सूजी हुई थी, मुंह और पैर लहूलुहान थे और वो बेहोश पड़ा था। उसकी ये हालत देखकर माँ की आंखें भर आई। ये लोग जे हुई को घर लेकर आए, उसकी मरहम पट्टी करी, डॉक्टर से दिखाया, ख्याल रखा और पूरे 2 दिन बाद उसे होश आया और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। माँ ने जे हुई से उसका नाम और पता पूछा और फिर उसे उसके घर ले गई, पर वहाँ पर पता चला कि घर में तो आग लग गई थी और जे हुई का बाप मर चुका है। पुलिस जे हुई से पूछताछ करने लगती है कि जब आग लगी तो तुम कहाँ थे? हमने आस पड़ोस से सुना कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मारा करते थे, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर जे हुई कोई जवाब नहीं दे रहा होता और डर रहा होता है, इसीलिए उसे डिफेंड करने के लिए उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और पुलिस को बोलती है ये मेरे साथ था, ये जरूर मार खाते खाते घर से भाग गया होगा क्योंकि जब ये मुझे मिला तो खून से लथपथ था और बेहोश पड़ा था। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था, आप लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पर इस बच्चे को मत डराइए, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि जे हुई बेहोश होकर गिर जाता है और इस बार ये 7 दिनों तक बीमार रहा। प्रेजेंट में माँ बताती है कि डॉक्टर ने बोला था कि तुम एक और सदमा नहीं झेल पाओगे, पर शायद कभी तुम्हारी वो 6 महीने की भूली हुई याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए मैंने सोचा था कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी। सुयल बोलता है पर हो सकता है कि मैंने ही अपने पापा को मारा। माउस की बात को काट कर उसे डांटते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है पुलिस बेवकूफ है? अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो वो तुम्हें अरेस्ट नहीं कर लेती। सुयल बोलता है लेकिन माँ वहाँ आग लगी थी, ये भी तो हो सकता है कि सारे सबूत जला दिए गए हों और अपना सिर झुका लेता है। माँ बोलती है सुयल मेरी तरफ देखो, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, हो सकता है कि मैं बेतुकी बातें करने लगूं, हो सकता है किसी दिन मैं तुम्हारी तरफ देखूं और तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो। ये सुनकर सुयल फिर से इमोशनल होने लगता है। माँ बोलती है इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो,
इतने साल से तुम वो बच्चे हो जो अपनी जान बचाने के लिए भागा था, और मैं भी उसी बच्चे से मिली थी। रियू सुयोल जो 20 साल से मेरा बेटा है, वो बड़ा होकर भी वही है जो पहले था, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सुयोल बहुत इमोशनल हो जाता है। माँ उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मेरे बेटे तुम भी खुद पर भरोसा करो, खुद को संभालो और खुद की रक्षा करो, और मैं भी यही करूँगी, ठीक है ना। ये सुनकर सुयोल को बहुत सुकून मिलता है। अब जब इसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम यानी कि इसकी माँ इस पर इतना भरोसा करती है, तो इसे किस बात की डर या परेशानी। आओ देखते हैं साला कौन है वो आकासाकी नागा जो इसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अपना भला मानुस पुलिस प्रोटोकॉल निभाते हुए फिर से उसी बंदे के पास पूछताछ करने के लिए पहुंचता है जिसने शिंजू युक को जख्मी हालत में सबसे पहले देखा था। इस बंदे का नाम सिम जोंग हुन है। अपना भला मानुस उससे आराम से सवाल कर रहा होता है, पर जोंग हुन थोड़ा रूडली जवाब दे रहा होता है। तभी ग्योंगते नोटिस करता है कि जोंग हुन का चेहरा और हाथ तो जख्मी है, जैसे कि किसी ने इसे बहुत मारा हो, धर के कूटा हो। ग्योंगते उसका हाथ पकड़कर उसकी चोट देखने लगता है। जोंग हुन अपना हाथ झट से छुड़ा लेता है। ग्योंगते बोलता है, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन क्या तुमने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई? रूड बॉय जोंग हुन बड़े रूड अंदाज में बोलता है, क्यों लिखवाऊं? हाँ। ग्योंगते बोलता है, क्यों नहीं। रूड बॉय बोलता है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, समझे ना। तभी कोई बुलाता है और रूड बॉय जोंग हुन वहाँ से चला जाता है। इधर अपना चिंदी लौंडा अपनी धन्नो के पास खड़ा होता है। तभी सिरफिरा के प्रकट होकर दूर से ही उसे हाई करता है। सुयोल भी लाइक, एबे इधर सुन इधर सुन, आ इधर जल्दी आ। पर अपना सिरफिरा इसके पास अब जाए भला, अपना चिंदी लौंडा इसे कच्चा न चबा जाए। तो इसके पास जाने के बजाय सिरफिरा उल्टी तरफ भागता है और सुयोल भी इसके पीछे। कुछ देर भागा दौड़ी करने के बाद सुयोल गिर पड़ता है कि दौड़कर उसके पास आकर उसे उठाता है और मौके का फायदा उठाते हुए सुयोल उसे धर लेता है। वो सिरफिरे का गला दबाते हुए बोलता है, तुझे कुछ पता है ना? तुम मुझसे क्या छुपा रहा है? हाँ। के बोलता है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। सुयोल बोलता है, तो तूने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया? के बोलता है, मैं बस डर गया था और कुछ नहीं। सुयोल बोलता है, किस बात का डर? हाँ बता, किस बात का डर? के खुद को छुड़ा कर बोलता है, इस बात का कि शायद मैंने उसे मारा है। ये सुनकर सुयोल हैरान के इमोशनल होकर बोलता है, शायद मैंने तेरे बाप को मारा है। अब सुयोल का दिमाग खराब। उसके बाद ये लोग नागिन सेठ के पास पहुंचते हैं। इनकी सारी बातें सुनने के बाद ये पगला नागिन सेठ पुलिस को कॉल करने लगता है। सुयोल उससे मोबाइल छीनकर बोलता है, भक यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नागिन सेठ बोलता है, कैसे कुछ नहीं हुआ है? अगर आपने अपने छोटे रूप को अपने पिता को मारते हुए देखा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि या तो आप या तो के ने उन्हें मारा है। ये सुनकर के और भी पगला जाता है। वो खड़ा होकर बोलता है, वो मैं था, मैंने उन्हें मारा है, मुझे मर जाना चाहिए, और जाने लगता है। सुयोल उसे रोककर बैठाता है और डांटता है ये बोलकर कि तुरंत नतीजे पर मत आओ पगले। फिर नागिन सेठ से बोलता है, अगर मुझे लगता कि मैंने उन्हें सच में मारा है तो मैं कब का खुद को पुलिस के हवाले कर देता। यहाँ पर कुछ तो छूट रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है तो बताओ मुझे। अचानक से मुझे वो सब क्यों याद आया, और ये पगला इतना क्यों बेचैन और डरा हुआ है? नागिन सेठ बोलता है, एक्सपर्ट ओपिनियन? अच्छा ये बताइए, उन बाकी दरवाजों का क्या? वो बाकी दरवाजे किस लिए हैं? अब सुयोल गहरी सोच में और अपना सिर फिरा पूरा पगला चुका है। नो 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 नो। सुयोल फिर से उसे पकड़कर बैठाता है और तभी अचानक से उसे 2 अक्टूबर वाली बात याद आती है। सुयोल बोलता है, मेरे पापा की मौत तो 23 अक्टूबर को हुई थी, पर मैंने जो दरवाजा खोला उसमें 2 अक्टूबर लिखा था, और ये वही तारीख है जिस पर योंगजू ने जोर दिया था। ये सुनकर नागिन सेठ बोलता है, आपके दिमाग की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वो चुनिंदा चीजों को भूलता है, याद रखता है और आपकी यादें उथल पुथल भी कर देता है। सुयोल बोलता है, उथल पुथल? यानी कि हमने जो देखा है वो सच्चाई से बहुत अलग हो सकता है ना? अब ये दोनों बहुत खुश। नागिन सेठ बोलता है, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। अब आप ही जरा सोचिए, किसी का भी सबकॉन्शियस माइंड यादों को उलट पुलट बदल फेर करके उसकी यादें क्यों बिगाड़ेगा? अक्सर ऐसा तब होता है जब असली सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी होती है। अब इन दोनों का दिमाग और भी ज्यादा खराब। उसके बाद रात को सुयोल ऑफिस में बैठकर 20 साल पुराने फाइल्स खंगाल रहा होता है और वहाँ पर उसके अलावा सिर्फ हुईगिम होती है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और बाकी लोग जा चुके हैं। हुईगिम उसे कॉफी देती है और फिर पूछती है कि तुम अचानक से 20 साल पहले हुए केस की खोजबीन क्यों कर रहे हो, और ये 2 अक्टूबर का क्या चक्कर है? सुयोल बोलता है, क्योंकि मुझे बस यही एक लीड मिली है। वो आकासाकी नागा जिसने योंगजू को गैस लाइट किया था, उसके खिलाफ बस यही एक लीड है। फिर क्या था? अपनी हाइपर एल्बेली भी सुयोल से आधे फाइल्स लेकर काम पर लग जाती है।
तभी सुयल को एक मर्डर केस की फाइल मिलती है जिसमें मर्डर चाकू से किया गया था और साथ में एक पीला रेनकोट भी था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ने पर पता चलता है कि जिस आदमी की मौत हुई थी वो अपने समय का एक बहुत ही फेमस ड्रग डीलर था। उसकी हत्या का शक उसके बेटे जियोंग जुन हो पर था, पर कुछ दिनों बाद ही सियोंग बोक जुंग नामक एक दूसरे इंसान को अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसने अपना गुनाह मानने से इनकार किया, पर क्योंकि उसके घर से खून किया हुआ चाकू और पीली रेनकोट मिली थी, इसीलिए उसे खूनी करार देकर केस क्लोज कर दिया गया। और कमाल की बात तो ये है कि बाद में उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर क्या था, अगले दिन अपना चिंदी लौंडा पहुंच जाता है सियोंग बोकजुन के पास। बोकजुन अपनी सजा पूरी कर चुका है और अभी नाई का काम करता है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सुयल बोलता है, पहले तो आपने गुनाह मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। आप बार बार बोल रहे थे कि आप निर्दोष हो, फिर अचानक से क्या हो गया? आपने गुनाह मान क्यों लिया? पहले तो आपने कहा था कि आपने वो चाकू देखा तक नहीं था। बोकजुन बोलता है, एक दिन अचानक से मुझे सब कुछ याद आ गया। उस समय पैसों की बहुत किल्लत थी, इसीलिए मैं उस ड्रग डीलर के पास गया और कुछ नशीली ग्लूकोन डी पाउडर उधार मांगी, पर वो साला पगला गया और मुझ पर ही चिल्लाने लगा। उस समय मैं ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही मुझ में समझ थी, इसलिए मैं 7:30 बजे एक पब गया और पीकर टल्ली हो गया। उसके बाद मैं बोरम मार्ट गया जो उसके घर के ही रास्ते में पड़ता था और वहाँ से 100 वॉन यानी कि लगभग 7 रुपए की एक रेनकोट खरीदी और 5000 वॉन यानी कि लगभग 300 रुपए वाली एक किचन नाइफ खरीदी। वाह यार, उस जमाने में कोरिया में भी चीजें इतनी सस्ती होती थी। एनीवे, हम एपिसोड पर आते हैं। बोकजुन बोलता है, उसके बाद मैं उस ड्रग डीलर के घर गया, दरवाजा खुला था और वो सोया था और इसी तरह ये सब हो गया। ये सब सुनकर सुयल बोलता है, वाह, ये सारी चीजें हुए 22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आपको सब कुछ डिटेल में याद है। बोकजुन बोलता है, मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। जिस वक्त मैंने सब कुछ कबूल किया, मेरे मन का सारा अंधकार गायब हो गया, हर तरफ प्रकाश फैल गया। पहले इसकी सारी बातें सुनकर सुयल को अब थोड़ा शक हो रहा है। को जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी बात कोई भी इंसान इतने डिटेल में कैसे याद रख सकता है? इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो चीजें भूलता ही है। मैं तो सुबह उठकर ये भी भूल जाती हूँ कि कल रात मैंने क्या खाया, और फिर तो ये 22 साल पहले की बात है। और चलो बाकी सब तो फिर भी ठीक है, पर ये किसको याद रहता है कि चीजें कितने में खरीदी थी? अब आप ही बताओ, आपको ये याद है कि 1 साल पहले आपने होली में कितने के कपड़े खरीदे थे? है याद? कमेंट करके बताओ। नहीं। बट हाँ, अगर आपको याद है ना, तो भाई आप लेजेंड हो। सच बता रही हूँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जैसे होनहार लोगों की हमारी एक्सपो फैमिली को बहुत जरूरत है। और बाकी लोग जो मेरे जैसे हैं, यानी कि जिन्हें याद नहीं है, वो तो सब्सक्राइब करो ही करो यार, क्योंकि हम एक बिरादरी के हैं भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? फोन पर हुईग्युम से बात करते करते सुयल उसे यही सब बता रहा होता है, जहाँ पर यह भी पता चलता है कि हुईग्युम बोकजुन के अटॉर्नी, आसान शब्दों में बोले तो वकील से मिलने जा रही है, जिसने मर्डर केस में उसकी तरफ से केस लड़ा था। दोनों की बातें जैसे ही खत्म होती है, वहाँ पर अपना सिरफिरा साइकिल लेकर पहुँच जाता है और बोलता है, हीरोज अपने पास्ट से नहीं डरते। सुयल बोलता है, तेरी बाइक कहाँ गई? बेच दी क्या? उसकी बातों को इग्नोर करते हुए के बोलता है, आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। वेल, जैसा कि आपको याद होगा कि सुयल जब पहली बार अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले सपनों की दुनिया में गया था, तब उसने वहाँ भागते हुए जे हुई के साथ एक साइकिल भी देखी थी। इसीलिए अपना सिरफिरा आज साइकिल लेकर आया है, ताकि इसकी सवारी करवाकर वो अपने चिंदी लौंडे और अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस ला सके। मस्त प्लान है। के बोलता है, आज से ये हीरो सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करेगा और किसी के लिए भी नहीं। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ। अरे बस कर भाई। सिरफिरा अपने चिंदी लौंडे को साइकिल पर बैठाकर उसके पुराने घर जो जल चुका था, उसके पड़ोस के किसी खेत पूर्ण ढलान वाली जगह की सवारी करने लगता है, जिससे सुयल की खोई हुई याददाश्त वापस आए या ना आए, पर जर्किंग की वजह से बेचारे का नितंब जरूर रो रहा है। पर अपने सिरफिरे को क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो लगा है अपना मस्त गाना गाने में, और इसी तरह देखते देखते दोनों पानी में डूबो। तो साला होना ही था। तभी के को कुछ याद आता है। वो बोलता है, ओए सुयल, तू यहाँ पहले कभी आया है? ये सुनकर सुयल भी इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। उधर अपनी हाइपर एल्बेली बोकजुन यानी कि वो नाई जिसने खून किया था, उसके वकील से बात कर रही होती है, जिसमें पता चलता है कि कोई इंसान बोकजुन को चिट्ठी लिखा करता था। और ये बात इस वकील को इसीलिए याद है क्योंकि एक ही इंसान ने दशकों तक बोकजुन को चिट्ठी लिखा था। फिर क्या था, हुईग्युम से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये दोनों चिंदे फिर से नाई के दुकान पहुंच जाते हैं। इस बार नाई यानी कि बोकजुन अपने दुकान या उसका घर जो बोलो वहाँ नहीं होता, और मौके का फायदा उठाते हुए सिरफिरा पूरे घर में चिट्ठियाँ ढूंढने लगता है।
सुयोल उसे रोकता रह जाता है कि इस तरह से दूसरों के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती है, पर अपने सिरफिरे को क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो मस्त लगा है अपना चिट्ठी ढूंढने में और सौभाग्य से चिट्ठियाँ मिल भी जाती है। जरा देखो तो इसकी खुशी, मानो इसने जन्नत जीत ली हो। एनीवे, ये दोनों चिट्ठी में भेजने वाले का नाम देखने लगते हैं। सारी चिट्ठी में जैसा कि वकील ने बताया था एक ही नाम होता है। एंड यू नो भेजने वाले का नाम क्या है? जोंग युन हो। अब ये कौन है आपको याद तो होगा नहीं, कोई ना मैं बताती हूँ। जोंग युन हो उस ड्रग डीलर के बेटे का नाम है, यानी कि वही लड़का जिसपे ड्रग डीलर के खून का सबसे ज्यादा शक था। अब सुयोल का दिमाग खराब, ये लोग चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगते हैं। एंड गेस व्हाट, चिट्ठी में सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही लिखी हुई है जिस तरह से अभी कुछ देर पहले बोगजुन ने सुयोल को केस की पूरी कहानी सुनाई थी, बिल्कुल डिट्टो। ये देखकर दोनों का दिमाग और भी ज्यादा खराब। ये लोग बाकी चिट्ठियां पढ़ने लगते हैं। सभी चिट्ठी में बिल्कुल वही सब डिट्टो लिखा होता है। उस समय पैसों की बहुत किल्लत थी, इसीलिए मैं उस ड्रग डीलर के पास गया और कुछ नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर उधार मांगी, पर वो साला पगला गया और मुझ पर ही चिल्लाने लगा। उस समय मैं ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही मुझ में समझ थी, इसीलिए मैं 7:30 बजे एक पब गया और पीकर टल्ली हो गया। उसके बाद मैं बोरम मार्ट गया जो उसके घर के रास्ते में पड़ता था और वहाँ से 100 वॉन यानी कि लगभग 7 रुपए की एक रेनकोट खरीदी और 5000 वॉन यानी कि लगभग 300 रुपए वाली एक किचन नाइफ खरीदी। उसके बाद मैं उस ड्रग डीलर के घर गया, दरवाजा खुला था और वो सोया था और इसी तरह ये सब हो गया। ओह माय गॉड, मतलब बोगजुन को भी गैस लाइट किया गया था।